हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की चर्चा को शुरू करने से पहले आप पिछले साल पटवारी में आए इस प्रश्न पर गौर कीजिए। प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 3(1) के तहत पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया। अब इस प्रश्न के बाद आप पिछले वर्ष ही 19 जनवरी 2025 को हुए कनिष्ठ सहायक के इस प्रश्न पर गौर कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? इसका पहला ऑप्शन, इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इन दोनों प्रश्नों से मेरा आशय ये है कि इस टॉपिक से आयोग लगातार प्रश्न पूछता आ रहा है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जहां से आगे अवश्यंभावी है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आज इस टॉपिक को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या अधिसूचित क्षेत्र होता है, क्या इनर लाइन परमिट होती है और यहाँ पर कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया, क्यों अधिसूचित क्षेत्र का महत्व हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को दर्शाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग एक व्याख्या के साथ शुरू करेंगे जो पटवारी के प्रश्न की व्याख्या है। 1974 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 3(1) के तहत अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया। यह एक बार अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिए जाने के बाद आंतरिक रेखा परमिट की अनुमति आवश्यक होती है। आंतरिक रेखा परमिट का तात्पर्य यहाँ पर इनर लाइन परमिट से ही है। यदि किसी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भारतीय नागरिक को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होती है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है, तथा विदेशी नागरिक को केंद्रीय गृह मंत्रालय से उस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति लेनी होती है। जैसा मैंने बताया कि 1974 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 1961 की धारा 3 के क्लॉज 1 के तहत अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर 1974 होगा। आइए बात करते हैं अधिसूचित क्षेत्र के बारे में। पिथौरागढ़ जिले में प्रारंभ में आंतरिक रेखा यानी जिसको हम इनर लाइन कहते हैं, वह धारचूला तहसील के जौलजीबी और मुंशियारी तहसील के लिलम में थी। इसे 1999 में धारचूला के छियालेख और मुंशियारी के बम्बधुरा में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी प्रकार उत्तरकाशी में भटवाड़ी तहसील के सीमावर्ती क्षेत्र और चमोली में जोशीमठ के सीमावर्ती क्षेत्र भी अधिसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इन दोनों क्षेत्रों के अलावा आपका उत्तरकाशी और चमोली के अलावा पिथौरागढ़ का क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र, ये 3 जिले हमारे पास अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन तीनों क्षेत्रों में कुछ ना कुछ सीमा विवाद हमारे पास है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बाराहोती का मुद्दा। जैसा कि आप जानते हैं कि बाराहोती चमोली जिले में तिब्बती पठार के पास स्थित 80 वर्ग किलोमीटर का एक चारागाह क्षेत्र है। हालांकि उत्तराखंड के साथ भारत चीन सीमा का मुद्दा सुलझा हुआ है और ये क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा के दक्षिण में पड़ता है। फिर भी चीन बाराहोती को अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। चीनी सैनिक अक्सर इस क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। यहाँ पार्वती कुंड, शिव मंदिर, माता काली मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जिन्हें चीनी सैनिकों ने कई बार ध्वस्त किया है। हालांकि बाद में भारत सरकार के द्वारा उनका पुनर्निर्माण भी करवाया गया है। बाराहोती के क्षेत्र पर 1954 में चीन ने पहली बार अपना क्षेत्र होने का दावा रखा। उसकी सेना ने घुसपैठ की और इस विवाद की जड़ें स्वतंत्रता के पूर्व काल से जुड़ी हैं। जैसे स्वतंत्रता के पूर्व तिब्बतियों के द्वारा हट्टी मैदान नामक एक स्थान पर सीमा शुल्क की चौकी स्थापित की गई थी।
जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सैन्य टुकड़ियों को भेजने पर हटा दिया गया और 2003 और 2005 में भारत और चीन के बीच बाराहोती को लेकर के कुछ समझौते हुए। इन्हें बाराहोती संधि कहते हैं। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, बाराहोती संधि 2003 और 2005 में भारत और चीन के बीच हुई, जिस संधि के तहत इस बाराहोती के 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिकों को हथियार ले जाने की मनाही है। इसी प्रकार का एक दूसरा सीमा विवाद भारत का नेपाल के साथ भी है। भारत नेपाल सीमा पर 3 स्थलों को लेकर विवाद है, कालापानी, लंपियाधुरा और लिपुलेख। कालापानी को अक्सर उत्तराखंड का डोकलाम कहा जाता है। यह क्षेत्र भारत, चीन और नेपाल के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है, यानी यह तीनों देशों को जाने का मार्ग प्रदान करता है। मई 2020 में पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के पास कैलाश मानसरोवर मार्ग पर लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी, यानी 2.5 किलोमीटर लंबी लखनपुर नाजंग उच्च ऊंचाई वाली सड़क का उद्घाटन भारत सरकार ने किया। मई में इस सड़क का उद्घाटन किया गया और जून 2020 में नेपाल सरकार की संसद के द्वारा एक नेपाल का नया नक्शा जारी किया गया, जिसमें पिथौरागढ़ के तीनों क्षेत्रों को, लंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल में दर्शाया गया। एक बार फिर से यह सीमा विवाद गहराया। इसमें दोनों देशों के बीच गहरे सीमा विवाद का कारण मात्र 35 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1815 में सुगौली की संधि के तहत काली नदी को भारत नेपाल के बीच की सीमा स्वीकार किया गया था। चूंकि काला पानी को काली नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, इसलिए काला पानी के उत्तर में भारत नेपाल का कोई सीमांकन नहीं है। नेपाल काली नदी की पश्चिमी उपधारा कुटियामटी को मुख्य धारा मानता है, जबकि भारत पूर्वी उपधारा को मुख्य धारा मानता है। विवाद कुटियामटी और पूर्वी उपधारा के बीच के क्षेत्र को लेकर है, जिसमें कालापानी, लंपियाधुरा और लिपुलेख तीनों क्षेत्र यहाँ पर कालापानी के उत्तर में स्थित हैं। इसलिए ये विवाद उत्पन्न हुआ। आज कालापानी, लंपियाधुरा और लिपुलेख भारत का अभिन्न अंग है। भारत, भूटान और चीन के बीच डोकलाम विवाद के दौरान चीन ने कालापानी का मुद्दा उठाया। नेपाल ने चीन के रुख का समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की। ठीक उसी प्रकार जैसे भारत डोकलाम के मामले में भूटान का समर्थन करता आया है। त्रिजंक्शन पर होने के कारण यह क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। यह मुद्दा तब भी उठा था जब 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के बाद भारत ने एक नया नक्शा जारी किया। नेपाल ने नक्शे में कालापानी, लंपियाधुरा और लिपुलेख को शामिल करने पर आपत्ति जताई। हालांकि यह भी सच है कि नेपाल का अंतिम गांव छंगारू कालापानी से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चीन की ओर से स्थित अंतिम गांव तिनकर में भी रंग समुदाय के लोग रहते हैं। हालांकि पूर्व में नेपाल के शासक के द्वारा, नेपाल के राजा के द्वारा यह भूमि गुंजियाल और गब्रियाल समुदायों को हस्तांतरित की गई थी, जिसके आज भी हमारे पास प्रतिलिपि राजा की मोहर के साथ मौजूद है। कालापानी कई भारतीय समुदायों के लिए पवित्र स्थान है। यहाँ काली मंदिर का निर्माण किया गया है। ITBP और IB की कालापानी में चौकियां हैं और वहां होटल भी बन गए हैं। ऐतिहासिक प्रमाण भी भारत के पक्ष में है। मानस खंड में इस क्षेत्र को भारत का हिस्सा बताया गया है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का उल्लेख लिपुलेख से होकर गुजरने के रूप में मिलता है। अयोध्या के राजा मंदाता ने कैलाश मानसरोवर के वर्तमान मार्ग का निर्माण करवाया था। पूर्वी नेपाल पर मल्ल और लिच्छवी शासकों का शासन रहा, जबकि पश्चिमी नेपाल में कुमाऊनी शासकों, मुख्य रूप से चंद शासकों का शासन रहा। 1790 से पहले चंद साम्राज्य डोटी, तकलाकोट तक फैला हुआ था। डोटी में भी बैजनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासकों द्वारा किए जाने के प्रमाण उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक काल से ही
काली नदी के पूर्व में स्थित डोटी और काली नदी के पश्चिम में स्थित कुमाऊं के शासकों ने सोर, सिरा और डोटी के आसपास के क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए अनेकों युद्ध लड़े। इसी दौरान लोगों ने अपने पारिवारिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे और डोटी, कुमाऊं और गढ़वाल के शाही परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। सुगौली संधि के बाद ही काली नदी को भारत नेपाल सीमा घोषित किया गया था। इस प्रकार विवाद को दो संदर्भों में देखा जा सकता है। पहला, नेपाल द्वारा एक कृत्रिम विवाद खड़ा करना, जबकि वास्तव में कोई विवाद नहीं है और सदियों से सीमा के पार शांतिपूर्वक रहने वाले परिवार और देश। दूसरा संदर्भ सीमा को लेकर असहमति है, जो इस बात पर मतभेद के कारण है कि वास्तव में कौन सी धारा काली नदी को काला पानी के उत्तर में बनाती है। सीमाएं विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक सीमाओं का अनुसरण करती हैं। न केवल नदियां बल्कि पहाड़ियां और पर्वतमालाएं भी इन प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करती हैं। भारत नेपाल सीमा के मामले में यदि हम काली नदी पर्वतमाला को नेपाल की सीमा मानते हैं, नेपाल के साथ सीमा मानते हैं, तो यह पर्वतमाला काला पानी से लेकर टनकपुर तक फैली हुई है और उत्तर की ओर इस पर्वतमाला का झुकाव पूरब दिशा में देखने को मिलता है, जिसे अगर वास्तविक सीमा मान लिया जाए तो सीमाएं और अधिक मजबूत और स्पष्ट हो जाएंगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।